प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम, सईद काजी। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं शाकिर सोलंकी और कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात और इसके नताइज के मुस्तकबिल में सियासत पर इसके किस किस्म के असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मुस्लिम लीग काफ और MQM का इत्तेहाद तो मजबूत हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में तो अपनी हुक्मरानी करने में कामयाब हो गई है, लेकिन अपनी 4 साल कारकर्दगी के बाद क्या अवाम इन्हें एक बार फिर अपने ऊपर हुक्मरानी करने देंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि अगर खत लिखना होता स्विस हुकाम को तो पहले ही लिख देते, इतना अरसा ना गुजारते। लगता है कि वज़ीर आज़म सजा भुगतने को तैयार है लेकिन खत लिखने को तैयार नहीं है। कैसे दिफा कर पाएंगे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अपना, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने ये कह दिया है कि यूनुस हबीब जो इंकशाफात कर रहे हैं ये सदर जरदारी के कहने पर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। इस केस के नताइज क्या निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे और मुख्तलिफ शहरों से कुछ और अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपसे शेयर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सी आम खबरें हैं। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि इनके पास आज क्या खबरें हैं। शाजिया, आपने सियासत की बात की, लेकिन आपने जिस सियासत की बात की वो पार्लियामान के अंदर है, यानी सेनेट इलेक्शन। मैं कुछ उन जमातों पर बात करूंगा जो पार्लियामेंट से बाहर हैं। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लाहौर का जो हमारा सबसे बड़ा जलसा था तहरीक इंसाफ का, उसके बाद पार्टी की फॉर्मेशन भी तब्दील हो गई और शायद मामलात उनके हाथ से निकल गए। इसकी तफसीलात बताएंगे कि वो किन मुहर्रकात की जानब इशारा कर रहे थे। दूसरा, NLC ने नैब को, एक स्कैम था NLC का जिस पर नैब इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, तो उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान मिलिट्री ने बता दिया है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके हवाले से तहकीकात अगर नैब करना चाहता है तो हम उनके साथ किसी किस्म का कोई तावन नहीं करेंगे। इस केस के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, एक बात ये सामने आई है कि दुनिया में जो तेल की कीमतें गुज़श्ता 3-4 सालों में बढ़ी हैं, उसने दुनिया की इकॉनमी को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। और अब जो अदाद व शुमार सामने आए हैं, अगर ये कीमत कम नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और एक जो बहुत अहम इशू है वो अफ़गानिस्तान का है, जहाँ पर 16 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। ये कहा जा रहा है कि कत्ल करने वाला एक फ़ौजी था, कुछ रिपोर्ट ये हैं कि वो ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी थे। इस पर बात करेंगे कि क्या वो जो अमरीकी फ़ौजी है अब उसको किसी कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक अरेंजमेंट है अमेरिका का अफ़गानिस्तान के साथ, उसके मुताबिक कोई भी अमरीकी फ़ौजी या नेटो का फ़ौजी अगर वो अफ़गानिस्तान में भी जुर्म करता है तो वो अफ़गान हुकाम के हवाले नहीं किया जाएगा, अमरीका में वापस उसको ले जाया जाएगा। सईद काजी साहब। शाजिया, मैं पहले बात करूंगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। ग़ज़ाई किल्लत मुराद मेल न्यूट्रिशन, ग़ज़ा है लोग ख़रीद नहीं सकते, और ये इसकी बड़े अलार्मिंग प्रोपोर्शन पे पहुंच गई है। और इसकी वजह से जो तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, पोटेंशियल उसका रियलाइज़ नहीं हो रहा। इसके क्या फैक्टर्स हैं, ये क्यों बढ़ रही है, और इसको क्या ख़त्म करना हमारी प्रायोरिटी भी है या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रपोजल है, गवर्नमेंट ये अंडर कंसिडरेशन है कि सब्सिडी जो है बिजली पे बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, जितने भी उस पर अखराजात आते हैं वो आवाम से वसूल किए जाएँ। इसके क्या असरात होंगे। और ये जो मैंने पहले आपको खबर बताई थी ग़ज़ाई किल्लत की, जब हुकूमत इतनी तेज़ी से लोगों की जेब खाली करना शुरू कर दे तो ज़ाहिर है फिर ना उनके पास खाने को होता है, ये मसाइल बढ़ते हैं। और बाद हम बात करेंगे एक और डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि एक SP ज़ाकिर हुसैन ने बड़े खौफनाक इल्ज़ामात अपने ही एक हम मनसब पे लगाए हैं। हमें नहीं पता वो ठीक कह रहे हैं या उनके हम मनसब ठीक कह रहे हैं, मगर एक बात जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में पॉइंट आउट करते रहे वो ये कि अब यूँ लगता है कि कराची में जो है वो माफिया अंदर घुस गया है रियासत के, और रियासती इदारों के अंदर घुस गया है। जो आज उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, अरबों रुपए की ज़मीन है जो पुलिस जाके उस पर कर रही है, तो फिर इस पुलिस की पुष्टपनाही कौन कर रहा है। फिर हमारा इशारा जाता है कौन होगा, हुकूमत में भाई कौन है, ज़ाहिर है हुकूमत को ही ये जवाब है। और आखिर में हम शाजिया बात करेंगे, ये भी एक बड़े अचंभे की और तकलीफ दे बात है कि एक नौजवान के चेहरे पे भी तेज़ाब एक लड़की ने डाल दिया। किस सख्त में जा रहे हैं हम और क्या कर रहे हैं और किस तरह समाज इस तरह क्यों जुबू हाल हो रहा है, ये होगी हमारी। सही। इस्लामाबाद और कोयटा चलते हैं, वहाँ से भी खबरें ले लेते हैं। इस्लामाबाद शाकिर सोलंकी से बात करते हैं। शाकिर, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या खबरें इस्लामाबाद से?
शाजिया, आज सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है और 54 जो 54 नए सेनेटर मुंतखब हुए हैं वो हलफ भी लेंगे। आज हमें इस पर भी बात करनी है कि अपोजिशन की जमातें जो हैं वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कंटेस्ट कर रही हैं या नहीं करेगी, और नए कायदे ऐवान जो हैं नैयर बुखारी की जगह पर वो कौन आएंगे, जिनमें 3-4 नाम आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट उसकी भी नहीं हुई। तो इस पे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से हम बात करेंगे, और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये दोनों ओहदे पीपल्स पार्टी को क्यों दिए, उनको क्या मिलेगा, ये इस पे भी बात करेंगे। चलिए इस पर बात कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जो आज बिला मुकाबला इन्हें मुंतखब कर लिया जाएगा, नैयर बुखारी को और साबिर बलोच को। जी शाजिया, तवक्को तो यही की जा रही है कि बिला मुकाबला हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन की जमातों के साथ इनके मुज़ाकरात कई दिनों से चल रहे थे, तमाम इत्तेहादी जमातों के। और सदर आसिफ अली जरदारी की ये कोशिश है कि जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में जो सेनेटर्स आए हैं, बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं तकरीबन वो बिला मुकाबला आए हैं, और 2009 के सेनेट इंतखाबात भी बिला मुकाबला कराए गए थे। तो आज भी ये कोशिश की जा रही है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जो है वो भी बिला मुकाबला किया जाए। कल इसाक डार जो PMLN के सेनेटर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी तफसीली इस पे कि क्या अपोजिशन की जमातें वो कंटेस्ट करेंगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज सुबह को 9 बजे उन्होंने अपोजिशन की जमातों का पार्लियामेंट हाउस में इजलास बुलाया है, जिसमें JUI भी शरीक होगी और जो दीगर जो आज़ाद अरकान हैं अपोजिशन के वो भी शरीक होंगे। तो इसमें हतमी फ़ैसला करेंगे। लेकिन इसाक डार का ये भी कहना था कि ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, हम अगर कंटेस्ट करेंगे भी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं है। तो हम दिखावे के लिए अपने जो उम्मीदवार हैं वो खड़ा करना नहीं चाहते, इसीलिए बहरहाल लेकिन अपोजिशन के दीगर जमातों से मुशावरत करेंगे और तवक्को है कि ये बिला मुकाबला हो सकते हैं। अच्छा, इत्तेहादी जमातों को ऐसी कौन सी मीठी जुबान उनके साथ इस्तेमाल कीगी कि वो बड़ी आसानी से मान गए? डिप्टी चेयरमैन का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गया और चेयरमैन का भी, हालांकि ANP मांग रही थी डिप्टी चेयरमैन का ओहदा अपने लिए। जी शाजिया, जो दाऊद हैं एडवोकेट बलूचिस्तान से ANP के, उनका नाम पहले दिया गया था, जिसका जाहिद खान ने खुद मीडिया से बात की थी, उन्होंने तस्दीक भी की थी कि उन्होंने मांगा है। लेकिन जब इत्तेहादी जमातों का ऐवान सदर में इजलास हुआ था तो ANP ने जब डिमांड रखी सदर आसिफ अली जरदारी के सामने, तो उसी वक्त ही MQM और काफ लीग समेत मीर इसरारुल अज़हरी जो हैं और फाटा वाले सब ने ये डिमांड रखी कि क्योंकि उन्होंने अपने मतलब वो जवाज़ और बुनियाद जो असबाब चलें, ये तो सोलंकी साहब समझ आ गई कि वो कोई गिव एंड टेक हुआ होगा। ये बताइए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन बनेगा? क्या इसाक डार साहब मुस्लिम लीग नून बनाएगी या कोई दूसरी जमात आएगी साथ सामने? जी समीर साहब, ये झगड़ा पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जा रहा था तो उस वक्त JUI के पास उसूली तौर पर अक्सरियत नहीं थी, लेकिन JUI ने फाटा और दीगर कुछ अरकान को मिला के कुछ ये भी कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने उनको अरकान दिए थे वक्ती तौर पर कि उनकी हिमायत करे ताकि वो PMLN की जो हिमायत है उनसे ज़्यादा उनके पास अरकान हो जाएं। तो अभी इस वक्त JUI के पास तकरीबन 7 अरकान हैं, PMLN के पास हैं अपने 12, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है दोनों में वो अपोजिशन में वो PMLN है। अखलाकी तौर पर उसूली तौर पर तो PMLN का बनता है, लेकिन JUI कोशिश कर रही है कि फाटा के जो 8 अरकान हैं उनकी हिमायत हासिल कर ले, और एक बलूचिस्तान से भी उनके हैं तो JUI के 15 बन जाते हैं, 15-16 बन जाते हैं। इस वजह से JUI कोशिश कर रही है, मौलाना की कोशिश है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कंटिन्यू किया जाए। लेकिन इसाक डार ने यह कहा है कि वो उनका हक बनता है। इस वक्त इस मरतबा पिछली दफ़ा भी उनसे ज्यादती हुई थी, तो इस दफ़ा वो लड़के JUI के फाटा के अरकान से मुज़ाकरात चल रहे हैं इस हवाले से, उधर कुछ गिव एंड टेक की बात चल रही है। बिल्कुल, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से भी जो मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी कोशिश है कि फाटा के जो अरकान हैं वो हिमायत करें, और वो पुरुमीद भी थे कि वो फाटा के अरकान भी हिमायत करेंगे। एक बलूचिस्तान से रुकन बता रहे थे कि हमारे 15 हो जाएंगे, PMLN के पास 12 हैं, तो लिहाजा वो JUI के पास ही ओहदा ये रखा जाएगा। लेकिन PMLN के अरकान ने यह बताया है कि वो हर सूरत में इस दफ़ा जो है अपोजिशन लीडर का ओहदा अपनी पार्टी को दिलवाएंगे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी आपका। कोयटा चलते हैं इरफान सईद के पास। इरफान सईद, कोयटा से क्या खबरें? जी शाजिया, जिस तरह शाकिर ने बताया कि आज तो इस्लामाबाद में
नौमुंतखब सैनेटर्स हलफ उठाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो एक रिट पिटिशन दायर की गई थी, 2 दरख्वास्तें थीं। एक ताहिर बजिंजो की जानिब से जो नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं, दूसरी पिटिशन जो थी वो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मोहम्मद असलम भूतानी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वोटों की खरीदो फरोख्त की गई है, इंतखाबात में धांधली की गई है। उस हवाले से आज अदालत में इसकी समाअत होगी, 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा और देखे आज इसके हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है। इसके अलावा शहर में कोयटा शहर के अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिस पर मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार तो बड़े अरसे से किए जा रहे हैं। ये बताएं कि बलूचिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? जी शाजिया, उस हवाले से भी मैं ये बात करना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से और मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने अपने दौरे कोयटा के मौके पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया गुज़श्ता दिनों, जिस तरीके से हमारे प्रोग्रामों में भी इस हवाले से हम जिक्र करते रहे कि बहुत शदीद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। अमरीकी कांग्रेस के में जो करारदाद पेश की गई थी और मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी होती रही। लेकिन अब तक जो शाजिया जो सूरत हाल बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, कोयटा शहर जो सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पर उस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, ना ही फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी हवाले से कोई राब्ते किए गए हैं बलोच लीडरशिप से, या यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं या दूसरी जो पार्टियां उनकी लीडरशिप से किसी किस्म के कोई एपीसी के हवाले से भी कोई पेशरफ्त नहीं होती हुई नजर आ रही है अभी? बिल्कुल नहीं नजर आई। इसी वाले से हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो एक आला सतही कमेटी भी तश्कील की थी, जिसमें खुर्शीद शाह और दूसरे रहनुमाओं को शामिल किया गया था, उन्होंने भी अब तक इस हवाले से ना तो किसी से राब्ता किया है, ना ही इस हवाले से बलूचिस्तान। अच्छा इरफान, ये बताइए कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कोयटा में आके रहना शुरू किया है या अभी भी वो इस्लामाबाद में ही रह रहे हैं? जी बिल्कुल समी साहब, अभी भी वो इस्लामाबाद में ही हैं। गुज़श्ता दिनों सेनेट के इंतखाबात के हवाले से वो कोयटा में थे और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ रही। वफाकी वज़रा भी यहाँ रहे, तो उस दौरान वो वज़ीर आला बलूचिस्तान कोयटा में ही थे। सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। समी साहब, बलूचिस्तान के मामले पे एकदम फिर खामोशी सी नहीं छा गई, एक लहर बड़ी चलती है, बयानात आते हैं, एपीसी का ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन पेशरफ्त कोई नज़र नहीं आती। बेसिकली तो यही है कि जब मीडिया किसी चीज़ को हाइप देता है तो हमारे हुक्मरान भी उसको देखना शुरू कर देते हैं। बलूचिस्तान का जो असल इशू है वो है बैड गवर्नेंस का। अगर गवर्नेंस ठीक हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन जो है फंड्स की वो उसको ठीक तरीके से कर दिया जाए, और दूसरा मामला सिक्योरिटी रिलेटेड था, यानी जो कुछ भी आप करेंगे उसमें जैसे फौजी ऑपरेशन की बात हो रही थी, अब ये बार बार कह रहे हैं कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो बलूचिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपने घर को इन ऑर्डर कर लेंगे तो जो बैरूनी ताकतें हैं वो कुछ भी कर लें, अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगी। लेकिन अब अगर वज़ीर आला अभी भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो वहाँ पर एग्जेक्टिव कौन होगा, मामला को कौन देखेगा? ये अगर इस चीज़ को दुरुस्त कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा काजी साहब, इससे पहले हम सेनेट के इंतखाबात की बात कर रहे थे, मैंने अपनी ओपनिंग में भी बोला था कि पीपल्स पार्टी सेनेट में तो अपनी हुक्मरानी करने में कामयाब हो गई। ये मैं बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, हमेशा जमहूरियत की बात आप करते हैं, अवाम इन्हें अपने ऊपर एक और मौका देंगे हुक्मरानी करने का कौमी असम्बली में? देखें जी, पहले भी माशाल्लाह फ़ारूक एच नायक साहब थे, बड़ी करिज़मेटिक शख्सियत थी, उनको लगाया थे उन्होंने। अब नैयर बुखारी साहब आ गए हैं। मामला ये है कि शाजिया, इन ऑफिस में जब चेंजेस होती हैं तो एक ज़माना था हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक अरसे से, लोग देखते थे, सुनते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नया प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। लेकिन जिसकी समी साहब भी इशारा करते हैं कि जब इस चीज़ का लेना देना अवाम के किसी बिजनेस से ना रहे, जब आपका वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। हम सियासतदान क्यों, सियासतदान आते हैं एक मंशूर देते हैं, हम ये थी ना सियासत। अब ये सियासत नहीं रही, अब सियासत बंदर बांट की बन गई। अब यही प्रॉब्लम है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हैं, बहरहाल जब वो वहाँ भी होते हैं तो माशाल्लाह जिस किस्म की अच्छे काम हो रहे होते हैं वो हमें नज़र आते रहते हैं। तो ये है, ये इशू है। अब ये आप एक सर्वे करा लें, आवाम से जाके पूछें कि जी नैयर बुखारी साहब आ गए हैं और फ़ारूक एच नायक साहब तशरीफ़ ले गए हैं, तो आप इस पर आपकी क्या राय है? तो पहले तो कहेंगे कौन लग रहा था ये, मतलब ये एक इशू बन गया। अच्छा, इसमें एक जो बात आई है ना, आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि पीपल्स पार्टी को और उनके इत्तेहादियों को अब सेनेट में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। अब ये चीज़ जो है मुस्तकबिल में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए कि मुल्क के अंदर कोई भी जो कानून साजी है वो कौमी असम्बली भी पास करेगी और फिर उसके बाद सेनेट को भी पास करना पड़ेगा।
इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है या उनके इत्तेहादियों की मुस्तकबिल की सियासत में अब उनका एक मुस्तकिल रोल हमें नज़र आ रहा है। यह मुमकिन नहीं है कि आम इंतखाबात में अगर कोई और पार्टी भी जीत जाती है, सपोज कर लें, तो भी पीपल्स पार्टी और उनकी इत्तेहादी जो जमातें इस वक्त सेनेट में मौजूद हैं उनके साथ उनको कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी, कोई मुकमुका करना पड़ेगा, कोई सौदेबाजी करना पड़ेगी। अब ये जो एक बात थी ना इमरान खान साहब की कि वो उन्होंने हर इलेक्शन से बायकाट किया, या जो बाहर की जमातें थी बैठी हैं बाहर, वो उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आम इंतखाबात में अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी इन पार्टियों की मदद के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अब ये जो इस वक्त जो हुकूमत में जो पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनका एक मुस्तकिल रोल होगा। और इमरान खान साहब, जैसे मैंने अपनी खबर में भी जिक्र किया, अब वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते आ रहे हैं। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि वो इलेक्शन जो प्रोसेस था उसका उन्होंने बायकॉट किया, और जो हमें सामने नजर आया उन्होंने बायकॉट किया, लोगों ने जाके वोट दिए। या तो ये होता ना कि लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट ही ना देते जाके, लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया। और अब वो ये कह रहे हैं कि लाहौर का जो जलसा था उसके बाद जो उनकी पार्टी के अंदर इस किस्म की तब्दीलियां आई हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने आना शुरू कर दिया पार्टी में कि वो मामला तो उनके हाथ से निकल गया। और अब उन्होंने ये कहा है कि वो करेंगे, कैंपेन करेंगे मेंबर साजी की, और तकरीबन 4 लाख मेंबर बना के वो पार्टी लीडर्स चुनेंगे और उसमें उनका भी इंतखाब होगा। थोड़ा लेट हो गए। अब अगर वो इलेक्शन कौमी असम्बली का जो आम इंतखाबात हैं उनमें कामयाबी अगर हासिल भी कर लें इमरान खान साहब, तो भी ये जो पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं इनकी मर्जी के बगैर वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ये पीपल्स पार्टी का रोल तो हमेशा रहा है, जब से इसका जन्म हुआ है, जब से ये पावर में आई है। जो इसने बाइकाट 1985 में किया था, तब भी ये सारे वज़ीर आज़म वगैरह सब मजलिस शूरा में मौजूद थे, तो एक रोल ये अदा कर ही रहे थे अपने। इसका रोल तो मिनिमाइज नहीं होगा। मगर हुआ क्या, ख़ास तौर पर समी साहब ने जो अभी इमरान खान की तरफ इशारा किया, और बड़ी अहम बात और मसला क्या है, मसला ये है कि इमरान खान आए, लोगों की उम्मीदें थी, उन्होंने उसकी तरफ देखा, हम भी सब लोग चाह रहे थे कि वो आए, मगर ये टेबल पर रख लेते हैं उनका मंशूर। पीपल्स पार्टी ने कैसे यहाँ पे इतनी बड़ा डेंट और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी 1968-69 में। वो एक मंशूर लेके आए थे, उसमें कहा था जनाब आपको रोटी देंगे, आपको कपड़ा देंगे, और उसके लिए जो उनका पहला टेन्योर था उसमें ज़ाहिर है 43.5% अगर उन्होंने रखा था सेहत के लिए और उसके लिए, तो बहुत बड़ी इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी जो इस्लाहात है उन्होंने की। अब तो खैर उस मंशूर से पीपल्स पार्टी माशाल्लाह तौबा तायब हो चुकी है, उसका नाम भी नहीं लेती, बल्कि वो ये कहते हैं जनाब कि हम वो गलत थे वो मंशूर। अब ये इशू है इमरान खान के साथ भी क्या हुआ। अब हम भी चाहते हैं वो आए जीतें, मगर मामला ये है कि भाई आपके पास मेरे लिए क्या है। अब मेरे लिए से मुराद एक आम आदमी के लिए आपके पास क्या है। मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं उसको कर दूंगा, इनडायरेक्टली वही तरीके, फिर एक लंबे सफर पे हम रिफॉर्मिज्म का एजेंडा लेके आते हैं। लोग ये चाहते हैं, दे आर डेस्परेट। जो पुराने चेहरे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो नहीं चलना चाहते उनके अब साथ। देखें ना, इमरान खान साहब का मसला ये था कि जब वो आए तो वो लोगों ने उनकी तरफ देखा, वो एक बात ऐसी कर रहे थे, तब्दीली की बात कर रहे थे, और पिछले कई साल उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ अलायंस में नहीं जाऊंगा। नौजवानों ने उनको बड़ी पजीराई दी, लेकिन अब क्या हुआ देखिए, बुनियाद क्या थी तब्दीली की बुनियाद तो ये थी ना कि वो कहते थे कि ये जो आजमाए हुए लोग हैं, ये जब तक यही लोग प्रॉब्लम का बायस हैं, ये लोग हट जाएंगे, नए लोग आएंगे तो वो तब्दीली आएगी। तो ये लोगों को इसमें अट्रैक्शन थी। अब क्या हुआ, एक साइड पे शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं, दूसरी साइड पे जावेद हाशमी खड़े हैं, अलीम खान साहब लाहौर में खड़े हैं, सरवर खान साहब चकवाल में खड़े हैं। वो सारे चेहरे जो इस सोसाइटी को चूस चुके हैं, यानी करप्शन की इंतहा। इनमें से बहुत सारे लोग मैंने जिनके नाम लिए ना वो जाने पहचाने जाते हैं, कब्जा ग्रुप, माफिया ग्रुप, लैंड माफिया। अब भाई उनके साथ आप क्या इनकलाब लाएंगे? हाँ, ये इनकलाब तो ला सकते हैं कि अब रातों रात आप भी एक अरबपति ऐसे बन जाएं कि जो दुनिया के जो बड़े चंद अमीर आदमी उनमें से आपका शुमार होने लगे। तो वो जो एक उनका एक जो अट्रैक्शन थी ना कि मैं नए आदमियों को लेके आऊंगा, वो खुद ही उन्होंने अपने जो लॉयल आदमी थे जो उनके साथ मेहनत कर रहे थे, यानी उमर सरफराज चीमा को हटा के शफकत साहब को बना दिया, जो तनख्वाह तो मुस्लिम लीग नून से लेते थे, लेकिन बतौर इंडिपेंडेंट सहाफी के और जर्नलिस्ट के और एनालिस्ट के टीवी पे आके वो अपने ख्यालात का इज़हार करते थे। वक्त ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि आखिरकार वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खत क्यों नहीं लिखना चाहते, और साथ ही बताएं आप लाइव कॉल्स भी कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, उन नंबर पर आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें, कोई अपने इलाके की कोई खबर देना चाहें, कोई मसला बताना चाहें, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सईद काजी साहब, गिलानी साहब सज़ा भुगतने को क्यों तैयार हैं, वो क्यों ख़त नहीं लिख रहे?
ख़त तो वो पहले भी ये इंडिया दे चुके हैं कि वो नहीं लिखेंगे, और ज़ाहिर है वो अपने, और वैसे भी हमारे एक कॉलर इस बात को वाज़े तौर पे बता भी चुके हैं 15-16 तारीख इस महीने की, उसके बाद शायद हम स्विस कोर्टों में जाके कुछ क्लेम भी ना कर सकें। मामला ये है कि मैं इसे एक और हवाले से देखता हूँ कि जब आम तौर पर रिलेटिवली जब इस्तेकाम का ज़माना होता है तो रियासत के तमाम धड़े मिलजुल के आगे चलते हैं और वही करते हैं अवाम के साथ जो करना उनका मनसब होता है। मगर जब नीचे बुरान हो तो फिर ऊपर भी बुरान ज़ाहिर होता है और इदारों में टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि कोई भी बड़ा फैसला आप नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में बेशुमार लोगों ने लूटा, सबको पता है, मगर कोई ऐसा लैंडमार्क हमने नहीं देखा डिसीजन आया हो कि जी किसी को, ताकि कोई मिसाल बन सके। लिहाजा ये ज़िंदगी और नीम मुर्दगी की कैफियत में ये बात ये चलती रहेगी और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ये इनडायरेक्टली मैसेज है सुप्रीम कोर्ट के लिए। शाजिया, ये बिल्कुल अगर हम देखें ना इस वक्त जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ने जो कल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बेसिकली ये जो सारा मामला है ये पार्लियामेंट वर्सेस कोर्ट्स ले आए हैं। उनका ये कहना है कि ख़त लिखना और सदर का जो इस्तिस्ना, ख़त लिखने पे मैं कोई एडवाइस नहीं लूँगा, पार्लियामेंट कानून के मुताबिक काम करूँगा, और सदर के इस्तिस्ना जो है उसका मामला पार्लियामेंट करेगी। तो उन्होंने बेसिकली अब पार्लियामेंट और जो कोर्ट है उसको एक दूसरे के आमने सामने पिच कर दिया। अच्छा, अब अगर हम सूरत हाल देखें ना तो इस वक्त कोर्ट्स जो है ना वो एक बाकायदा हमें नज़र आ रही है कि प्रेशर में है। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकाकार है या जो जुडिशल कमीशन कर रहा है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो लॉयर्स की एसोसिएशंस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कैंपेन शुरू की हुई, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र आ रही हैं। पहले लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, फिर कल आसमा जहांगीर ने भी पूरी एक डिटेल बात की है कि जो बुनियादी तौर पर जिन जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है ये वो जजेस हैं जो या तो बड़े बड़े जो वकला हैं उनके चैम्बर्स में काम करते थे या फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कई जो सुपीरियर अदालतों में जो जजेस हैं उनके चैम्बर्स में ये लोग काम करते रहे। तो इस वक्त अदलिया हमें एक दबाव का शिकार नज़र आ रही है क्योंकि वज़ीर आज़म इलेक्टेड हैं और बात उन्होंने अब कर दी है कि सदर के इस्तिस्ना का मामला पार्लियामेंट है। तो ये पीपल्स पार्टी बेसिकली इसको तो पार्लियामेंट वर्सेस कोर्ट पर प्रेशर इन फैसलों पर तो असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन देखें जो अब सुप्रीम कोर्ट भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जो जजेस हैं ये तो मुमकिन नहीं कि वो बिल्कुल अलग थलग होकर बात करें और फिर जब बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी एक यूनुस हबीब साहब आए हैं, उन्होंने पूरा ISI केस खोल दिया, फंडिंग की बात कर दी है, पता नहीं फिर आगे और कौन कौन सी चीज़ें आ जाएं क्योंकि इस तालाब में हम सारे अगर 2-4 साल पहले देखें तो हम सभी इसी तरह के थे। हमारी अदलिया भी सियासतदानों के साथ थी, सियासतदान एजेंसियों के साथ थे, सब मिलके इस निज़ाम को बर्बाद कर रहे थे। अब कुछ लोग अचानक उन्होंने कहा कि जी हम साफ हो गए और हो सकता है वो साफ हो भी गए हो, अदलिया ने काम शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो वो माजी की बातें आएंगी, हांट करेंगी, तो हो सकता है कि इसमें इदारे प्रेशर का शिकार हो जाएं। यूनुस हबीब क्या बात कर रहे हैं, जब हम मंसूर इजाज की बात करते थे तो हम सब मिलकर ही कहते थे किसी की चूरी खाकर बोल रहे हैं। यूनुस हबीब ने भी किसी की चूरी खाई है, मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने तो ये इल्ज़ाम ये कहा है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब की चूरी खा के बोल रहे हैं। लेकिन असल वही बात है। अब देखें ना, हम पहले ये कहते थे कि ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो सिर्फ कोई एविडेंस के बगैर अगर कोई बयान आए तो उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। मंसूर इजाज साहब के पास कोई एविडेंस नहीं, पूरा कमीशन बन गया और कहाँ तक कोर्ट चली गई और सारे इदारे उसमें बदनाम उसने मंसूर इजाज ने कर दिए। अब ये मामला है IGI का, IGI ने गवर्नमेंट की बनाई, इस पे एफिडेविट्स आ गए हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव मामला, मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब की इस बात से उनकी जान छूट जाएगी कि जनाब ये तो यूनुस हबीब साहब ने जरदारी के आदमी है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने एक TT के जरिए यानी बैंक अकाउंट के जरिए पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को ट्रांसफर किए हैं। अब अगर वो बैंक अकाउंट सामने आ जाता है और वो शहबाज शरीफ साहब का है तो ये बड़ी मुस्लिम लीग नून एक प्रॉब्लम में फंस जाएगी। वैसे एक काजी साहब मैं बात करूँ, ये जो सियासतदान सारे हैं ना, सारे सियासतदान माजी में ये बहुत कुछ करते रहे हैं। इसमें पीपल्स पार्टी हो, इसमें मुस्लिम लीग नून हो, जो मिडिल लेवल के सियासतदान थे वो सब एजेंसियों के साथ काम करते रहे। तो बेहतर ये होगा कि इस पंडोरा बॉक्स को ना खोलें, माफी मांग के अगली बात करें कि तौबा तायब हो जाए। तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसके। नहीं, नतीजा क्या, अगर असल नतीजा आप निकालने बैठेंगे तो ये बहुत सारे लोग नाहल हो जाएंगे। लेकिन अब देखें कि अदालत भी कोई इंसाफ देती है। तो दरखास्त देने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। सलमान हम परेशान हैं इन लोगों के नाहल होने से। अवाम को नाहल कर दिया हमने कि वो रोटी नहीं खा सकते, कोई उनकी ज़िंदगी का मसला हल नहीं हो सकता। और ये IGI का कोई आइसोलेटेड वाक़या था? इससे पहले जो हुकूमतें बनती रहीं, जिससे पहले मैंडेट को बर्बाद किया गया, जिस तरीके से जो है वो आवाम को बिल्कुल या आवाम के नुमाइंदों को दूर रखा गया, यहाँ उन्हें सामने नहीं आने दिया गया, तो ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं था। ये तो खैर से अब वापस आ गया। लेकिन मैं इसमें एक और बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ शाजिया, जब हम इस तरह से हुकूमत करते हैं तो फिर क्या होता है?
जब हमारी सारी की सारी एनर्जी इस पे होती है कि इस पावर गेम में हमें क्या मिलेगा और किसी को क्या मिलेगा, तो फिर आबादियों पे क्या बीत जाती है। ज़रा उस तरफ भी बढ़ते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था ग़ज़ाई किल्लत की। 2001 से लेकर 2011 तक का एक सर्वे WHO का है जो बड़ा अलार्मिंग है, और जिसमें उसने कहा है कि ये अब जो ग़ज़ाई किल्लत है, किल्लत ना समझें बल्कि जो बंदे ख़रीद नहीं सकते ग़ज़ा, उनका आलम यह है कि 60% आबादी इस मुल्क में प्रॉपर रोटी नहीं खा रही। ये ताज़ा तरीन जो 49% आबादी की स्टंटेड ग्रोथ है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, चूँकि ये फिगर जो है दोबारा अपडेट हुए हैं, तो इसलिए आज फिर नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपकी जब आधी आबादी फिजिकली मेंटली ग्रो नहीं कर पा रही, आप इस बात को समझें कि ये आप क्या किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। और ये अच्छा, और वो WHO ये कह रहा है कि ये अब अलार्मिंग, यानी हम जो अफ्रीका के फिगर्स हैं तकरीबन हम उनके बराबर जा पहुंचे हैं। इससे पहले हम KPK का दे चुके। तो होता क्या है, होता यह है कि जब आपके मुल्क के वसाइल जाएं लोगों के निजी असासे बनने में, ऊपर लड़ाई हो कौन बनेगा। आज आप मुझे ये बताएं शादिया, आप मुझे आज एक सवाल का जवाब दें। ये जो लोग हैं 60%, मुझे बताएं इन्हें क्या लगे कि कौन बनेगा सेनेट का चेयरमैन और कौन नहीं बनेगा? क्या ताल्लुक है उस स्लॉट से उन लोगों का? इसकी तरफ को देख, मैं इसका जवाब देती हूं। एक कॉलर है मेरे साथ गुजरांवाला से, सलामत, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, बड़े अदब के साथ सलाम अर्ज करना चाहूंगा। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा आपके मेहमानों से कि पाकिस्तान में 2 करोड़ अकलियतें आबाद हैं और अपने लिए तो मुल्क में जमहूरियत राइज है, लेकिन अकलियतों को जो सिलेक्शन में डाला गया है, इनको अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक इनसे छीन लिया गया है। और जितनी भी ये अपना तरमीम की गई है, इनमें तरमीम में किसी भी मिनॉरिटी के बंदे को शामिल नहीं किया गया और इनको सिलेक्शन में डाल दिया गया। बहुत शुक्रिया सलामत साहब, बिल्कुल आपका सवाल समझ में, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने बड़ा अहम मसला उठाया। एक तो इन्होंने कहा कि नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, उनको जो डायरेक्ट वो इलेक्ट करने का हक है वो इनसे छीन लिया गया है। दूसरा, हम कई प्रोग्रामों में जिक्र कर रहे हैं सलामत साहब के सिंध के अंदर जो एक अकलियतों ने मामला उठाया है कि ज़बरदस्ती उनकी बच्चियों की शादियां की जा रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि वो मुसलमान हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें मैं आज आपको हवाला दूंगा। अमरनाथ हैं जो इंसानी हकूक कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा, बड़ा उनके बारे में समझा जाता है कि बड़े ठंडे आदमी हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फट पड़े, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमें तो अब अदालतें भी इंसाफ नहीं दे रही और इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को बड़ा उठाया। इसके अलावा हम रिंकल कुमारी का केस बार बार जिक्र करते रहे हैं, मीरपुर माथेलो की वो लड़की है। अब जो इंटरेस्टिंग जो बातें आई हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये कहा जा रहा था कि वो नवीद शाह से कोई उनकी शादी की है, पसंद की शादी की है और इस्लाम कबूल करने के बाद, तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मैं तो इसको जानती नहीं थी, मैंने इस्लाम कबूल किया है और उसके बाद मेरी शादी की गई है। और जब कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि कुछ आप कलमा सुना दें, कुछ आयत सुना दें या किसी इस्लामी किताब का, तो उनको कुछ नहीं पता चला, उनको नहीं आया। तो ये एक अकलियतों का जो मामला है उसको हमें, ये हमारे अरबाब इख्तियार पर फर्ज है कि वो ये इंश्योर करें कि उनके राइट्स की वायलेशन ना हो, उनके साथ मजहब के नाम पर ज्यादती ना की जाए, क्योंकि ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आपकी कुछ मजीद लाइव कॉल्स लेंगे, हमारे साथ हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लाइव कॉलर है हमारे साथ यूनिस रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मेरा समी साहब से ये सवाल है कि हम जिन परेशानी से मतलब गुजर रहे हैं अभी, ठीक है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद वो जमात है और इमरान खान साहब ही वाहिद वो जमात है जो हमें इन मसाइल से निकाल सकते हैं, ना कि हम इन दोनों पार्टियां जो हमारे साथ पीपीपी और नून है जिन्होंने बंदर बांट की और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सही, ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी बात समझ में आ गई यूनिस साहब। अभी भी समी साहब लोगों को उम्मीदें हैं इमरान खान से। इमरान खान साहब का जो ग्रास रूट लेवल पे जो उनका इस वक्त ग्राफ है वो बहुत बुलंद है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो एक बिल्कुल एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है, लेकिन वो अब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे वो लाहौर जलसे के बाद इतने ज़्यादा लोग आए कि वो कंट्रोल नहीं कर सके, अब हम नई मेंबर साजी करेंगे। तो जो दो पार्टियां हैं उनसे ये लोग अगर तंग आ चुके हैं तो इंतखाबात में एक चांस होना चाहिए, इमरान खान साहब को आना चाहिए। हम तो उनकी जो हिकमत अमली है उस पर बात कर रहे हैं कि वो ऐसी हिकमत अमली को इस वक्त उन्होंने अपना लिया है कि अब सेनेट में आकर वो बेबस हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इमरान खान के आने से क्या होगा, साथ आने वाले भी तो नए और अच्छे लोग होने चाहिए। जी, वो भी अच्छे होने चाहिए। मशवरा है इमरान खान साहब के लिए, और मैं अपनी खबर को भी इसके साथ जोड़ देता हूँ कि वो अपना प्रोग्राम कुछ ऐसा लेके आए। मसलन ये पीपल्स पार्टी का जो प्रोग्राम है वो तो हम देख चुके हैं, सब्सिडीज विद ट्रा की और पूरी की पूरी कीमतों का बोझ अवाम पे डाल दिया। एक नई खबर आई है और वो ये है कि बिजली पे जो सब्सिडी है उस पर मुकम्मल खात्मा कर दी जाएगा। 100 यूनिट से ज़्यादा जब आप खर्च करेंगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और उसके तमाम के तमाम अखराजात अवाम से वसूल किए जाएंगे। अब इसमें अहम बात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक खबर की बात की, अमेरिका से एक कॉल है, फिर आपकी खबर पे बात करते हैं। लोग बड़ा प्रोग्राम वॉच करें, अपने मसाइल बताना चाहते हैं। अमेरिका से कॉल है हमारे फ्लोरिडा से जाहिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम शाजिया, मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, जाहिद चौधरी। जी जाहिद साहब, फ्लोरिडा से। मैं एक्चुअली एक इधर पढ़ रहा था, मेन में एक चल रही थी दुनिया न्यूज पे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जो अभी कह दिया कि स्विस को तो हम कभी खत नहीं लिखेंगे। मैं समी साहब से और काजी साहब से ही पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उनको बोल दिया था कि आप खत लिखें, तो अभी तो इनकार कर रहे हैं, तो उसका जो है वो क्या रिजल्ट निकलेगा? सही, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। अच्छा, इसमें मैं अगर काजी साहब मुझे रिस्पॉन्ड करने दें, इजाज़त दें। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म, ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये कुछ इतना सिंपल इशू नहीं है। वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है या वो पाबंद है कवायद व ज़वाबित के तहत कि एडवाइस पर ही उन्होंने अमल करना है। किंगडम नहीं है कोई कि वज़ीर आज़म के दिल में ख्याल आ जाए और वो कोई फैसला कर दे। इसी तरह जो कोर्ट्स हैं वो भी बाउंड हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के। ये एक मामला है, उन्होंने एक डिसीजन दिया, इस पर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इसमें अपील में चला जाए और इसको देख लें, आगे मजीद फर्दर वो एक्सप्लोर कर लें। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो क्यों नहीं खत लिखना चाहते, उनका ये कहना है कि ये मुकदमात बनाए सियासी बुनियादों पर गए थे, मुकदमात बनाने वाले माफिया मांग चुके हैं, तो अदालत क्यों उन लोगों को इंसाफ देने पर तुली हुई है। ये एक ऐसा मामला है जो डिस्प्यूटेड है, हम सिर्फ यही इस पर इंतजार ही कर सकते हैं कि जो आगे जाके अदलिया फैसला। देखिए, बात ये है, इन्होंने अभी थोड़े एक फिक्रा कागजी अवाम बिल्कुल वो भी मजबूर हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बिल्कुल मजबूर हैं, ये कीमत बढ़ाने पे भी मजबूर हैं, वो सब्सिडी विद ड्रा कराने पे भी मजबूर हैं वो। ठीक है, अब इस सब्सिडी विद ड्रा कराने से क्या होगा? ये जो गुर्बत की लकीर से 32,000 लोग नीचे रोज़ाना गिर रहे हैं, गुर्बत की लकीर से रोज़ाना गिर रहे हैं, ये उनमें इजाफा होगा। जब आप और बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इसका मतलब है और आप लोगों को जो है वो धकेलेंगे उस जहन्नम की तरफ जहाँ वो हैं। ये बातें हैं, ये इश्यूज़ हैं जिस अब खत लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ना लिखें, क्या फर्क पड़ता है एक आम आदमी को? उसको तो शाम को जो बिल 60 मिलियन डॉलर की आप बात करती हैं, वहाँ 300-400 अरब डॉलर पड़ा हुआ पाकिस्तान का जो चोरी करके ले गए, और एक ड्रामा चला हुआ जी, आ गए जरदारी साहब का खत लिख दिया, नहीं लिख दिया, ये केस उसने बनाए थे। एक बेमानी और लायानी गुफ्तगू में सारी कौम मुब्तला है। अब मामला ये है कि सबसे अहम बात तो ये है कि अगले बिल पे अगर 100-200 रुपया और झटका लगेगा एक आदमी को, ये उसके लिए ज़्यादा अहम है या ये उसके लिए अहम है कि खत लिखना है या नहीं लिखना? ये वो इश्यूज़ हैं जो हुकूमतें बिल्कुल छोड़ चुकी हैं। मुख्तलिफ धड़े ताकत में रहने के लिए, अपने ताकत को दवाम देने के लिए वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, कभी अवाम का सहारा लेते हैं, कभी जमहूर करते हैं। यही मामला है। अगर जमहूरी हुकूमत के पीछे जमहूर की ताकत हो, उसकी तरफ उंगली कोई नहीं उठा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे ताकत थी इब्तदाई दिनों में, तो फौज ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि जो आवाम को रिलीफ देने का जहाँ पे मामला है ना, हुकूमतें वहाँ पर फेल हैं। अभी मैंने आपको अपनी खबर में एक जिक्र किया था कि दुनिया में जो तेल की कीमतें हैं उससे एक महंगाई का एक बाजार जो है वो गर्म हो चुका है और अभी आने वाली है। इसमें थोड़ा सा आप फैक्ट्स देखें, 2007 में तेल की कीमत जो बैनुल अक़वामी कीमत थी वो थी $50 पर बैरल।
अब 2012 में वो $110 पर बैरल एवरेज में है। और ये जो सारा इजाफा हुआ है इसकी वजह ये नहीं कि दुनिया में कहीं तेल की जो तलब है उसमें इजाफा हुआ, डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि इकोनॉमीज तो डाउन जा रही हैं सारी। बुनियादी तौर पर यह इजाफा हुआ फियर की वजह से, अनसर्टेनिटी। अमेरिका ने जो काजी साहब, एक बात मैं इनकी इत्तफाक करता हूं, जो ये हमेशा कहते हैं कि बड़ी ताकतें अपने मफादात को हासिल करने के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। ये जो ईरान के साथ झगड़े की एक फियर की जो फ़ज़ा कायम की ना कि स्ट्राइक्स हो जाएंगी और फिर तेल की किल्लत आ जाएगी, उसकी बुनियाद पर तेल की कीमतें बढ़ती रही हैं। और अब आप मुझे ये बताइए कि कहाँ $50 पर बैरल, $110 पर बैरल, कौन सी जगह पे आप किसी आदमी को जिंदा रहने का आप हक दे रहे हैं? एक और लाइव कॉलर हमारे साथ अमेरिका से। फाद, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका फाहद? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन 64 इयर्स में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी आज तक डिफाइन नहीं हुई कि उनकी लॉज क्या हैं या बनाई क्या गई है, या पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम क्या है कि उसमें मुल्लाओं से प्रॉब्लम है या लिबरल से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसी वजह से गवर्नमेंट चेंज होती रही है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है, पाकिस्तानी जो आउटसाइड कॉन्सुलेट है, उसमें पढ़े लिखे लोग कब लगाएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पासपोर्ट बनाने की जाना हो तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने के लिए आपको ग्रीन कार्ड की जरूरत है। सही, बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया फाद। आपका पहला सवाल लॉस का, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। सिक्योरिटी में ये ज़िमनी बातें हैं, जो ये टेररिज्म आ गया। एक तबका है जिसकी सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है, वही तबका है जो ज़राए पैदावार पे जो है उसका सारा गासबाना कब्ज़ा है। ये है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी या तो आप ऑल इंक्लूसिव हों, अवाम के जो है राइट्स के ज़मन में, ठीक है, जो ऊपर तबकात बैठे हैं, जो वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक खेलें, मगर यहाँ रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक कौन खेलता है? और सिक्योरिटी से मुराद उनकी सिक्योरिटी है जो ये, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर दे रहा था, क्या इससे बड़ी इस मुल्क का अदम तहफ़्फ़ुज़ क्या होगा कि इसके 300-400 अरब रुपये उठा के कोई जो है स्विस बैंकों में किसने रखा हुआ है, और हम जो है वो ये हमारा आशर है। तो ये इसको भी रीडिफाइन करना होगा, और ये नया ऐड रीडिफाइन करेगा इस सिक्योरिटी के इशू को। सिक्योरिटी से मुराद आवाम की फूड सिक्योरिटी है, उसकी हेल्थ सिक्योरिटी है, उसको मकान की सिक्योरिटी है या नहीं है, या सिर्फ एक तबके की सिक्योरिटी है जो पहले ही इन्होंने एक बात की है कॉलर ने अभी, एक तो सिक्योरिटी का मामला इन्होंने टैकल कर लिया, दूसरा मुख्तलिफ जो कौंसलेट्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो सहूलियात फराहम नहीं करते। देखिए ये एक पुरानी शिकायत है लोगों को। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, मैं खुद वहाँ पर रहा हूँ, तो वहाँ पर कुछ जगहों पर कोई इतनी ज़्यादा ये शिकायत नहीं है। मतलब न्यूयॉर्क भी ठीक है, वाशिंगटन भी ठीक है, लेकिन वो फ्लोरिडा का जिक्र कर रहे हैं। जो दूसरे शहरों में रहने वाले न्यूयॉर्क या वाशिंगटन में बाई मेल भेजते हो तो हो सकता है वो कोई इस किस्म का मसला हो। मेरा ख्याल है कि इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ कराची से, नईम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है नईम आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल आप बड़ा आजकल हॉट चल रहा है मीडिया के ऊपर, तो बात यह है कि ये तो एक साजिश थी जिसके जरिए एक जमहूरी निज़ाम को डिरेल करने की कोशिश की गई या उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। इसके अलावा भी हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बदमाशी से गवर्नमेंटें टॉपल की जाती रही हैं। तो हमें इन दोनों मामलात के ऊपर बात करनी चाहिए, न सिर्फ एक साजिश को लेके हम मीडिया के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दें। सही, बहुत शुक्रिया फाद आपका। जी, ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि वो जो एक मेहरान बैंक स्कैंडल था वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की गई। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि 58(2)B का इस्तेमाल हुआ, गुलाम इसाक खान ने इस्तेमाल किया इनके नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो नहीं होना चाहिए था। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और इतने बड़े मैंडेट के साथ गवर्नमेंट थी। देखें किसी भी हुकूमत को, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या पीपल्स पार्टी की, अगर आप उन्हें अपना टेन्योर पूरा नहीं करने देंगे तो फिर उसके बाद आप उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो उन्हें डिलीवर नहीं की। और खासतौर पर जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई वो तो गई इसलिए कि जनरल मुशर्रफ साहब ने कारगिल अपनी मर्जी से शुरू कर दिया था, और जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनको पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट का धड़न तख्ता कर दिया और साथ गद्दारी का इल्जाम भी नवाज शरीफ साहब पे लगा दिया। कॉलर हमारे साथ रावलपिंडी से मुबस्सिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है मुबस्सिर आपका? मेरा सवाल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ ये जी कि मैं हूँ 4 साल से 3-3.5 साल से बेरोजगार हूँ। कौन सी गवर्नमेंट कोई हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकती। मैं, मेरे 4 बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माँ, किसी दिन हम जहर खा के मर जाएंगे सारे, समझे आप? सही, क्या ये फजूल, ये सियासतदान और क्या ये सब कुछ, हम भूखे हैं भाई, हमारे लिए कुछ करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैयद मुबस्सिर साहब आपका। जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ और मैंने हमेशा यही फील करने की, मेरी बिल्कुल ये बात ठीक है। सेनेट चेयरमैन इज अ नॉन इशू। ये लोग हैं वो कह रहे हैं मैं जहर खा के मर जाऊंगा, और ये मर रहे हैं लोग।
शाजिया यहाँ पे नॉन इश्यूज़ पे खेल खेल के सियासत, मैं तो कांप गया हूँ ये बात सुन के, न जाने और कैसे आप हुक्मरानी कर लेते हैं, जब आपका ये फ़र्ज़ है, आपका ये फ़र्ज़ है कि आपको रियासत ने और हमने एक फरीज़ा दिया है कि इन लोगों का ख्याल रखें। अब ये क्या ये इनके कहने का मतलब क्या था कि ये छोड़ें, अपनी खबरें अपने पास रखें, मेरे 4 बच्चे हैं और ये अकेले नहीं हैं और इनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं अब इस पे क्या बात करूं, अभी टाइम खत्म हो रहा है, मैं अपनी खबर इसके साथ एक मुझे इस पे कमेंट अगर करने दें, मैं यानी ये अभी इन साहब ने अपनी बात बताई है तो हमारे यहाँ पर दिल दहल गए हैं। मैं ये समझने से कासर हूँ कि ये हमारे सारे सियासतदान इस किस्म की बातें सुनकर किस तरह नॉर्मली दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, फिर वो वॉक पे भी चले जाते हैं, उनको नींद कैसे आ जाती है? ये इंसानी ज़हन ये समझने से कासर है। वो भूखे नहीं सोते। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे अगर भूखे ना भी हों फिर भी अगर मुझे ये पता चले कि कोई भूखा है तो इंसान नहीं सो सकता। ये बिल्कुल ये जो पाकिस्तान का असल जो बुनियादी तौर पर जो अवाम है उनको छोड़ दिया गया, उनको एक खाई में फेंक दिया गया और हमारे जो हुक्मरान हैं अभी उनको इस बात की समझ नहीं। अगर वो ये नहीं समझ रहे, ये यकीन करें जो मिस्र में इनकलाब था या जो ट्यूनिस में, लोग उसको भूल जाएंगे। ये एक लावा है। अच्छा, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी एक फिक्रा फिर मैं उधर आता हूँ कि ये इमरान खान की बात हुई, उनके एक फ़ैन ने फ़ोन भी किया, हम भी इमरान खान साहब के फ़ैन हैं। बात यह है इस बात को एड्रेस करने के लिए मंशूर में क्या लिखा हुआ उन्होंने, आप क्या कितने साल में आके बेरोजगारी खत्म, कितने महीनों में खत्म करेंगे, तरीका कार क्या होगा, हर साइंस और जो इल्म है 90 दिन में करप्शन खत्म, ये बोला था। करप्शन खत्म होगी या नहीं होगी, भूख खत्म होगी या नहीं होगी। मगर मैं थोड़ा सा आपको अपनी खबर को बता दूं, ये जो आज एक वाकया हुआ कराची में कि एक एसपी साहब ने जो है वो पहले पता चला उन पे एक पर्चा हो गया, वो डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार हो गए, फिर वो टीवी पे आते हैं और वो आके बताते हैं जनाब पर्चा नहीं हुआ, एक और कोई एसपी है राव समथिंग, क्या उनका नाम है, सुल्तान, या वो जो है जी वो कब्जा रो अनवार साहब ने ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। मैं इस बात पे नहीं जाता कि रो अनवार ठीक है या जाकिर हुसैन ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर उठ के कहता है कि अरबों रुपए की जो ज़मीन गस्ब की जा रही है पुलिस उसमें मुलव्वस है और एक जिम्मेदार सिटिंग ऑफिसर ये कह रहा है। अब हम जो बात करते रहे कराची क्या है, हमारे दोस्त भाई वहाँ रहते हैं और हमारा दिल तड़पता है उनकी हालत जार को देख के। इसका मतलब ये है कि अब जो माफिया है या जो भत्ता माफिया है वो रियासत के अंदर यूं घुल मिल गया है कि इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना मुमकिन नहीं रही। एक पुलिस वाला खड़े होकर कह रहा है कि जनाब वहाँ 2.5 अरब रुपए की जमीन है और वहां पे वो फलां पुलिस वाला जो है वो कब्जे के लिए, फलां प्लाट के लिए। आई डोंट नो एज टू दी वैलिडिटी ऑफ दीज चार्जेस, लेकिन अगर मामलात यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब कराची में ये हो रहा है और इसको ठीक करना किसने, मैंने ठीक करना। मैं आपको इसमें इजाफा कर दूं, मैं सिर्फ कमेंट नहीं, मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि एक जनरल इशफाक परवेज क्यानी साहब जो मिलिट्री के चीफ हैं, उन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया एनएलसी का जो स्कैम था, 2 लेफ्टिनेंट जनरल और एक रिटायर्ड मेजर जनरल, लेकिन नैब खत लिख के मर गया और वो मिलिट्री उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी हम इसका जवाब ही नहीं देंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल रियासती सतह पर भत्ताखोरी और बेईमानी और करप्शन को जब तक आप उसको प्रोटेक्शन देते रहेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा और वो कॉल्स आती रहेंगी कि हमारे बच्चे हैं, हम भूख से मर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो फंड्स जाने थे उस पे ये इन गासिबों ने कब्जा कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।